Now our next topic is factors affecting rate of reactions. First, physical state and surface area. जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनका फिजिकल स्टेट कैसा है और उनका सरफेस एरिया कैसा है. नाउ सेकंड फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस. वी नो दैट कि कई सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो सॉल्यूशंस में होते हैं एंड फॉर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा? डी चैटर्स प्रिंसिपल. थर्ड, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम. वी नो दैट कि कई सारे रिएक्शंस जो हैं दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव, जहां पे टेम्परेचर को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वेरी करता है. नॉर्मली ऐसे रिएक्शंस को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. वन इज एंडोथर्मिक एंड सेकंड वन इज एक्सोथर्मिक. यस, इन जनरल किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होता है. ठीक है, उसका सिंपल सा लॉजिक है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है सो दैट दे कैन इजीली कोलाइड विद ईच अदर एंड दे कैन फॉर्म मोर प्रोडक्ट. लेकिन रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक टाइप का है देन टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन की रेट डिक्रीज भी हो सकती है. फोर्थ फैक्टर इज प्रेशर ऑफ सिस्टम. प्रेशर ऑफ सिस्टम कौन से रिएक्शंस पे काम करेगा? जहां पे हमारा रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन गैसियस सिस्टम, बिकॉज प्रेशर का रोल गैस पे ही शो होगा और जो गैसियस सिस्टम्स होते हैं उनके लिए प्रेशर इज सिमिलर टू कंसंट्रेशन. जैसे कि सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली गैसियस सिस्टम में प्रेशर इंपॉर्टेंट है और प्रेशर भी कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेगा? डी चैटलर्स प्रिंसिपल को ही फॉलो करेगा. नाउ फिफ्थ फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ catalyst. Catalyst can change the rate of reaction. With the help of suitable catalyst, we can either increase or decrease the rate of chemical reaction. So catalyst is also a factor. And last factor is presence of light, या फिर we can say radiation. Now we know that कि कुछ chemical reactions ऐसे भी हैं जो light sensitive होते हैं. They are photosensitive chemical reactions. ऐसे reactions को अगर हम लोग dark में perform करेंगे देन आइदर रिएक्शन नहीं होगा या फिर एक्सट्रीमली स्लो होगा. सो प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, प्रमोट करता है. सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर वी कैन डिस्कस इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. आवर फर्स्ट फैक्टर इज फिजिकल स्टेट एंड फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स. फिजिकल स्टेट, तो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं. दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इसमें से सबसे ज्यादा होमोजेनस सिस्टम कौन सा हो? गैस जो है वो सबसे हाईएस्ट यू कैन से होमोजेनस सिस्टम है. ठीक है, जबकि अगर हम सॉलिड को कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरेटिवली लेस होमोजेनस होगा या फिर वी कैन से इट इज हाइड्रोजेनस. और जहां पे सिस्टम ज्यादा होमोजेनस होगा, जहां पे सिस्टम के पार्टिकल्स में जितना ज्यादा मोशन होगा, जहां पे सबसे ज्यादा कोलिजन होगा, वहां पे रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी. यस, तो यहां पे मैं ये मेंशन कर सकता हूं नंबर ऑफ इफेक्टिव collisions is more in case of gas and least in case of solid. Effective collision का मतलब होता है जब reactants को हम लोग रिएक्ट करते हैं तो ये आपस में कोलाइड करते हैं और जिन collisions में प्रोडक्ट बन जाता है उन्हें बोलते हैं इफेक्टिव collision. अगर collision इफेक्टिव नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा. तो अगर हम देखने जाएं तो काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से गैसेस के अंदर पार्टिकल्स का मोशन ज्यादा है, तो ऐसे केस में collisions के चांसेस भी ज्यादा होंगे. वाइल सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी लेस होने के कारण कोलिजन्स भी कम होंगे. सो इस बेसिस पर अगर हम देखने जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट किसके लिए हो जाएगा? गैसियस स्टेट, देन लिक्विड स्टेट एंड सबसे लीस्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो होंगे दैट विल बी इफ द रिएक्टेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आयोडीन है किसी रिएक्शन में और आयोडीन हमारे पास 2 स्टेट में है, तो वी नो दैट कि आयोडीन इन गैसियस स्टेट विल रिएक्ट फास्टर देन आयोडीन इन सॉलिड स्टेट. तो यहां पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ गैसियस आयोडीन इज मोर अगर हम उसे सॉलिड के साथ कंपेयर कर रहे हैं. नाउ इसमें सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है दैट इज फिजिकल साइज. अब फिजिकल साइज की अगर हम बात करें तो अगर हम रिएक्टेंट्स को किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो 2 टाइप से हम लोग उसको रिएक्ट करवा सकते हैं. आइदर इन पाउडर्ड फॉर्म, रिएक्टेंट को ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में भी हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसको कर सकते हैं इन सॉलिड ब्लॉक फॉर्म, यानी सॉलिड फॉर्म में पीस के फॉर्म में हम उसको रिएक्ट कर सकते हैं. अब इनमें से कौन सा फॉर्म जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन
ज्यादा शो करेगा। एंड व्हाई? पाउडर फॉर्म में उसका रीजन सिंपल सा है, पाउडर फॉर्म मतलब उसे हम पार्टिकल्स को छोटा कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेंगे, पार्टिकल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होंगे, पार्टिकल्स के कोलिजन्स बढ़ेंगे। कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पार्टिकल्स रिएक्शन में कोलाइड कर पाएंगे, तो उसके साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं ये चीज, साइज ऑफ रिएक्टेंट अगर डिक्रीज होता है तो उसके साथ क्या होगा, सरफेस एरिया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स कांटेक्ट में आएंगे, वी कैन से उतने ज्यादा पार्टिकल्स रिएक्ट कर पाएंगे, तो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास पाउडर्ड कोल है एंड एक सॉलिड पीस ऑफ कोल है। अब इनका कंबशन करेंगे, यानी ऑक्सीजन के साथ अगर हम कंबशन करेंगे तो ये रिएक्शंस फास्ट कौन करेगा, पाउडर कोल, राइट? बिकॉज पाउडर कोल में सरफेस एरिया ज्यादा है, वी आर परफॉर्मिंग कंबशन रिएक्शन, और क्योंकि यहाँ पे पाउडर कोल है, इट हैज मोर सरफेस एरिया, इसलिए इसका कंबशन फास्ट होगा। और सॉलिड पीस के अगर कंपैरिजन को हम देखेंगे तो इट हैज लेस सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों को कंपेयर करके बताया जा रहा है कि अगर पाउडर के फॉर्म में देखें और सॉलिड फॉर्म में देखें तो सॉलिड फॉर्म का सरफेस एरिया पाउडर फॉर्म से कम होगा, इसलिए जो पाउडर फॉर्म है उसका कंबशन फास्ट होगा, वाइल सॉलिड पीस के लिए कंबशन स्लो होगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है जिससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फिजिकल स्टेट का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है कि फिजिकल स्टेट में अगर सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में हो या जितना ही रिएक्टेंट पार्टिकल्स साइज में छोटे होंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ज्यादा बेटर होगा। सो आवर सेकंड फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इस टर्म से एक पॉइंट तो क्लियर है कि नाउ ये जो रिएक्शंस होंगे ये कहां होंगे, दे आर इन सॉल्यूशंस। तो पहला पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूं, द रिएक्शंस टेक प्लेस in solution state. Okay, now solution state में अगर हम reactions को परफॉर्म करेंगे तो इसमें concentration का रोल कैसा रहेगा? तो we know that कि concentration के लिए जो रोल होगा that will be which principle? ली चाटलर। Yes, correct. तो यहां पे मैं ये मेंशन कर देता हूं, it will follow ली चाटलर्स प्रिंसिपल। ओके, ली चाटलर्स प्रिंसिपल का रूल पता है, रिएक्शन हमेशा कहां से कहां जाता है, higher concentration to lower. Yes, always reaction moves from higher concentration to lower concentration. That is the principle of Lee Chatler's. अब हमें एक चीज तो पता है कि रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है concentration of reactants. तो we can write according to law of mass action. हम जानते हैं कि rate of reaction जो है it is directly proportional to product of concentration of reactants. तो जैसे जैसे reactants का concentration बढ़ेगा रेट भी बढ़ना चाहिए। क्यों? कि जितना ज्यादा concentration होगा उतने ज्यादा number of molecules present होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, और जितने ज्यादा number of molecules present होंगे उतना ज्यादा collision होगा उनके बीच में, और ज्यादा collision होगा तो ज्यादा रिएक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो मैं ये भी मेंशन कर देता हूं कि अगर concentration इंक्रीज होता है, number of molecules per unit volume it also increases, और जिसके कारण क्या इंक्रीज होने लगता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, और अगर इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे तो फाइनली रेट बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस अगर होते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसे अपना रोल प्ले करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, सपोज एक रिएक्टेंट है, एक्वस स्टेट में है क्योंकि हमें सॉल्यूशन में रिएक्शन करना है, ठीक है, और रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, दैट मींस इट कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन, और उससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज आल्सो इन एक्वस स्टेट। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन कैसे इफेक्ट करेगा और ली चाटलर्स प्रिंसिपल का यूज करेंगे। हमने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कैसे होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, और अगर हम लोगों ने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया तो रिवर्स रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। सिमिलरली अगर रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर किया तो प्रोडक्ट का अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं
रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ेगा, और अगर हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं देन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा. So we will discuss our third factor, that is temperature of system. That means किसी भी chemical reaction में अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज किया जाए देन रेट ऑफ रिएक्शन को ये कैसे अफेक्ट करेगा. जनरली इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस. अब उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक इज इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज होगा. अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो उनका नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ये भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे और ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना पाएंगे. तो फाइनली वी कैन से कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. अब आगे जाके हमें एक थ्योरी डिस्कस करनी है जिसका नाम है अरेनियस कॉन्सेप्ट. ठीक है, उन्होंने टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी किया था. मैं ये भी मेंशन कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट, if temperature is increased by 10 डिग्री then rate जो है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है. अब एग्जैक्टली डबल नहीं होता है, यू कैन से ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे सेम रूल फॉलो नहीं करता है. तो हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए इंडिविजुअली स्टडी करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस पे टेम्परेचर क्या रोल प्ले करेगा. तो फर्स्ट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस we know that कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना रिएक्शन के फेवर में होता है. तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा. और ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है दैट मींस रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. अब इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है. एंडोथर्मिक के केस में अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए तो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर सपोर्टिव था, एंड रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सकता है. सिमिलरली अब यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनको टेम्परेचर अपोज करता है, टेम्परेचर उसके लिए फेवरेबल नहीं है. तो ऐसे केस में अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमारा फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इस बार क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, एंड रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा. वाइल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए देन ये रिएक्शन को अब फेवर करेगा, देन फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होगा. और ये जो भी हमने कंडीशन डिस्कस की ये हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकता है एज वेल एज प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट बना सकता है. So our fourth factor is pressure of system. तो यहां पे हमें डिस्कस करना है कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर सिस्टम का प्रेशर चेंज किया जाए देन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी करेगा. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है कि यहाँ पे रिएक्शंस के अंदर सिस्टम में जो भी रिएक्टेंट्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए उनमें गैसियस स्टेट होना जरूरी है. सो वी कैन राइट इट कैन बी अप्लाइड ऑन gaseous system where our reactants or products are in gaseous state. अब अगर gaseous system में हम लोग प्रेशर को चेंज करेंगे then it will either increase or decrease the rate of reaction. The change of pressure will increase or decrease rate of reaction depends on nature of reactants or products and their स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. उनके जो मोल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितने मोल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं. नेक्स्ट पॉइंट, गैसियस सिस्टम के लिए गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन को नॉर्मली हम लोग किस में एक्सप्रेस करना प्रेफर करते हैं? प्रेशर ही गैसियस सिस्टम का कॉन्सेंट्रेशन होता है. तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं फॉर गैसियस सिस्टम पार्शियल प्रेशर यानी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर इक्विवेलेंट टू कॉन्सेंट्रेशन. जो भी गैसियस सिस्टम होगा उसमें जो पार्शियल प्रेशर होगा आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो कॉन्सेंट्रेशन के इक्विवेलेंट होता है. यानी प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन से कंपेयर कर रहे हैं. यानी यहां पे भी कौन सा लॉ अप्लाई होगा? तो इट विल आल्सो फॉलो ली चैटलर्स प्रिंसिपल. यानी कहां से कहां जाएगा? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ. नाउ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज एक गैसियस सिस्टम है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और सिस्टम जो है उसमें रिएक्शन जो है इट इज रिवर्सिबल.
मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं कि n मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में, और n मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो भी गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे हम लोग केस 1 ये मान लेते हैं, इफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इज मोर देन मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। यानी पहला केस हमें ये स्टडी करना है कि जब रिएक्टेंट्स के जो मोल्स थे, और वो भी ध्यान रखना है कि वो रिएक्टेंट जो गैसियस स्टेट में, ऐसा भी होता है कि कुछ रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से एक रिएक्टेंट सॉलिड है और दूसरा गैस है, तो हमें सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स को कंसीडर करना है, और ये कॉन्सेप्ट हमने 11th में भी यूज किया है, तो सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कंडीशन ऐसा है जहां पे रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल प्रोडक्ट के गैसियस मोल से ज्यादा है, तो ऐसे टाइम पे अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे देन क्या होगा, देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि मोल्स रिएक्टेंट के साइड ज्यादा है तो प्रेशर इंक्रीज करना फेवरेबल होगा, एंड रिवर्स रिएक्शन जो होगा उसका रेट डिक्रीज हो जाएगा। नाउ सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, इफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इज एक्चुअली लेस देन मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, यानी अब रिएक्टेंट के मोल्स जो गैसियस स्टेट में है वो प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कम है। अब ऐसे केस में अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इन दिस केस फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्चुअली डिक्रीज हो जाएगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रेशर जो है वो एक्चुअली प्रोडक्ट की साइड अपना इंपॉर्टेंस शो करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं, यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट के पार्टिकल्स ज्यादा जल्दी रिएक्ट करके अगेन रिएक्टेंट बनाएंगे, वी कैन से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे जो मैंने कंडीशंस डिस्कस की, इन दोनों केसेस में मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट जो है वो हमें शो होगा, यानी अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड रिवर्स रिएक्शन जो है उसकी रेट इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंड केस में अगर रिएक्टेंट के गैसियस मोल प्रोडक्ट से कम है, इन दिस केस अगर मैंने प्रेशर डिक्रीज किया देन क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट विल इंक्रीज एंड रिवर्स रिएक्शन रेट जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। नाउ आवर फिफ्थ फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। यहां पे हमें डिस्कस करना है कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कैटालिस्ट इन्वॉल्व है तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे वेरी होंगे। सो व्हाट आर कैटालिस्ट, दे आर द सब्सटेंसेस व्हिच कैन इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शंस विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन। कैटालिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, ठीक है, बिना रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हुए। आफ्टर रिएक्शन कैटालिस्ट अपने एज इट इज ओरिजिनल फॉर्म में हमें मिल जाता है। हाउ दे एक्चुअली वर्क, एक सुटेबल कैटालिस्ट अगर हमारे पास होगा देन इट कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस। हमें क्या करना है, हमें रेट इंक्रीज करना है देन वी कैन यूज पॉजिटिव कैटालिस्ट, अगर हमें रेट डिक्रीज करना है देन वी कैन यूज नेगेटिव कैटालिस्ट। हाउ कैटालिस्ट वर्क, दो चीजें होती है, आगे जाके हम लोग कैटालिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है कैटालिस्ट जो है रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसको चेंज कर सकता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी मतलब वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। कैटालिस्ट एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, डिपेंड करता है कि कैटालिस्ट कौन से टाइप का है। कैटालिस्ट alters the reaction mechanism and activation energy, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EA से, of reaction। अब एक एग्जांपल मैं समझाता हूं ग्राफ की हेल्प से। देखो अब इस ग्राफ में जो x एक्सिस है यहां पे मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्सप्रेस करूंगा और y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी जो रिएक्शन को चाहिए है ना कंप्लीट होने के लिए। अब यहां ग्राफ में देखो दो कर्व मैं शो कर रहा हूं। पहला कर्व ये है, ये एक रिएक्शन है जो कंप्लीट हो रहा है, और एक दूसरा कर्व शो कर रहा हूं। देखो अब सोच के बता सकते हो कि कौन सा कर्व कौन से केस के लिए होगा। एक में कैटालिस्ट यूज हो रहा है, एक में कैटालिस्ट यूज नहीं हो रहा। सर ग्रीन वाला कैटालिस्ट वाला होगा, ये ब्लू वाला सर अनकैटालिस्ट वाला होगा। सही बोला। तो जो ये ब्लू वाला कर्व है ये है अनकैटालाइज्ड, यानी विदाउट कैटालिस्ट, एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। और ये जो ग्रीन कर्व है ये एक्चुअली कैटालाइज्ड है, यानी रिएक्शन में कैटालिस्ट इन्वॉल्व है, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो पीक है ना, ये जहां पे हमारा रिएक्शन पहुंच रहा है, ये पीक एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जब कैटालिस्ट यूज नहीं किया तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हुई, हाई, है ना। और जब कैटालिस्ट यूज कर लिया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई,
लो. डिक्रीज होगी. हाँ, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है E-A, ये कैटालिस्ट के प्रेजेंस में है, और EA जो है वो है कैटालिस्ट के एब्सेंस में. तो यहाँ पे कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन जो है उसकी रेट इंक्रीज हुई. इसका मतलब ये भी हम बता कर सकते हैं कि ये रिएक्शन में कैटालिस्ट कौन से टाइप का था? पॉजिटिव. करेक्ट. यहाँ पे रेट इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये जो कैटालिस्ट था दैट वाज पॉजिटिव कैटालिस्ट. तो फाइनली हमें ये समझ में आ गया कि कैटालिस्ट दो टाइप के हो सकते हैं. अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज करेंगे तो वो क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा. और अगर हम लोग कैटालिस्ट नेगेटिव यूज करें देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होगा. एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिस्ट का सिंपल सा रूल है कि पॉजिटिव कैटालिस्ट जो है वो लो एनर्जी पाथ फॉलो करता है, छोटा रास्ता, शॉर्टकट, जबकि नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करेगा? हाई एनर्जी पाथ. ये वो रास्ता चुनेगा जिसमें रिएक्शन ज्यादा लेंथी होगा, इसीलिए रेट डिक्रीज हो जाता है. अब कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं. अगर हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल हुआ और अगर हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस में कैटालिस्ट यूज किया तब वो रिएक्शन में क्या रोल प्ले करेगा, तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं. इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस कैटालिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज VF, rate of reverse reaction that is VR, and equilibrium constant that is K. So our sixth factor is presence of light या any kind of radiation. So यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर लाइट प्रेजेंट हो या लाइट एब्सेंट हो then how it will change the rate of reaction. और ये जो है एक्चुअली अफेक्ट करेगा ओनली ऑन लाइट सेंसिटिव रिएक्शंस. तो पहले मैं ये मेंशन कर देता हूं, दिस फैक्टर इज एप्लीकेबल ऑन लाइट सेंसिटिव रिएक्शंस. लाइट सेंसिटिव रिएक्शंस में अगर हम एग्जांपल लिखें तो कई सारे हम टर्म्स को यूज कर सकते हैं, लाइक फोटो सेंसिटिव, या फिर हम उसे बोलते हैं फोटो कैटालाइज्ड या फोटो एक्सीलरेटेड या फोटो सेंसिटाइज्ड. ऐसे रिएक्शंस पे ये फैक्टर काम करेगा. अब जनरली क्या होता है कि जो भी रिएक्शंस लाइट सेंसिटिव होते हैं, नॉर्मली प्रेजेंस ऑफ लाइट में दे आर फास्ट एंड एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी जब इनको हम परफॉर्म करेंगे डार्क में देन क्या होगा? दे विल स्लो डाउन. यानी फाइनली हम ये समझ गए कि प्रेजेंस ऑफ लाइट में ऐसे रिएक्शंस की जो है रेट इंक्रीज, और एब्सेंस ऑफ लाइट या फिर डार्क में अगर हम रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिक्रीज हो जाएगी. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ मीथेन, फॉर एग्जाम्पल मीथेन CH4 गैसियस स्टेट, अगर हम इसे रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ गैसियस स्टेट, तो इससे हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? वी विल गेट क्लोरोमीथेन along with a byproduct that is HCl. बट इस रिएक्शन को अगर हमें पॉसिबल बनाना है तो वी नीड सम सनलाइट. तो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन जो है ये फास्ट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी एक्सट्रीमली स्लो, या पॉसिबल नहीं होगा. टेम्परेचर देखिए करना पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को रेडिकल बनाने के लिए एनर्जी चाहिए. एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हैलाइड. सिल्वर हैलाइड का अगर हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन करना चाहते हैं तो 2 मोल्स ऑफ सिल्वर हैलाइड सॉलिड स्टेट में है. अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो इसमें से क्या रिलीज होगा? 2 मोल्स ऑफ सिल्वर सॉलिड स्टेट में along with हेलोजन गैस. ठीक है, नाउ ये रिएक्शन भी पॉसिबल है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि ये जो सिल्वर हैलाइड है दे आर लाइट सेंसिटिव. इस टेक्निक को यूज किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जहां पे AGBR यूज किया जाता था एज अ लाइट सेंसिटिव मटेरियल. ठीक है, जो कैमरे के रोल में यूज होता था. तो यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है ना, एंड एब्सेंस ऑफ लाइट जो है वो रिएक्शन की रेट डिक्रीज हो जाती है.